वेलकम टू रासायनिक पाठशाला। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और आज पी ब्लॉक में ऑक्सीजन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। ऑक्सीजन के कंपाउंड हाइड्राइड भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जी हाँ, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जैसे O2 प्लस O बनता है ओजोन, उसी तरह से हम लोग रिएक्शन करेंगे सेलेनियम का, सल्फर का, SO2, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 के कंपाउंड ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में? ऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 16 के लिख लो ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 नजर आ रहा है? पीछे दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब ग्रुप 16, ग्रुप 16। ग्रुप 16 जो है, ग्रुप 16 दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप एंड EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। ग्रुप 16 के एलिमेंट दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। जैसे कि SO2, SO3, O2, O3। O2 तो खुद मॉलिक्यूल डाइऑक्सीजन होता है। तो लिखिए ग्रुप 16 फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ oxides, that is EO2 and EO3, where ये तो पता ही होगा, इज इक्वल टू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड पोलोनियम। ठीक है, इसको लिखिए। ग्रुप 16 दो तरह का ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन? EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। हो गया कंफर्म? जैसे देखिए SO2 क्या होता है? EO2 टाइप में आएगा। लेकिन जब SO3 की बात करेंगे तो SO3 में EO3 टाइप आएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि ग्रुप 16 के जो रिएक्शन होता है, ग्रुप 16 का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, वो दो तरीके का कंपाउंड बनाता है, EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। जैसे एग्जांपल में SO2 लिख लेंगे, SO3 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? SO2 एंड E2O, मतलब EO2 एंड EO3 टाइप। अब देखिए, इसमें जो है SO2 जो होता है, SO2 इज गैस, while SeO2 इज सॉलिड। ठीक है। अब इसमें जैसे कि ऑक्साइड कैसे बनाएगा, देखो, SO2 बनाएगा, ACO2 बनाएगा, TeO2 बनाएगा, इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो SO2 गैस होता है, ACO2 सॉलिड होता है। अब बात करते हैं कि सर, हम जानते हैं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, पानी पे घुलने पे एसिडिक नेचर देता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ये जानते हैं हम लोग। अब बताइए कि ये दोनों ऑक्साइड EO2 एंड EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। ध्यान लिख सकते हैं, बोथ EO2 and EO3 types of oxides is acidic in nature। दोनों EO2 टाइप भी एसिडिक है और EO3 टाइप भी। और जब भी एसिडिक प्रॉपर्टी आएगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी होगा इसका। जब भी एसिडिक नेचर आएगा तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी कुछ ना कुछ शो करेगा। तो इसमें देखा गया है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है, reducing character decreases
डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे कि SO2 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, उसके बाद ACO2, उसके बाद TiO2, यही होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करने की बात शो कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, SO2। कौन करेगा, SO2। तो 4 पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप 16 के का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, जैसे सल्फर का, सेलेनियम का, टोल्यूनियम का, तो 2 तरह का ऑक्साइड बनाता है, EO2 एंड EO3 टाइप। जैसे SO2, ACO2, TiO2, SO3। तो उसमें से अगर SO2 की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो सल्फर डाई सॉलिड होता है, बाकी सब सल्फर डाई गैस होता है, बाकी सब सॉलिड होता है। बोथ दोनों टाइप के ऑक्साइड, EO2 टाइप भी और EO3 टाइप, दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेंगे। हालांकि बताएंगे आगे चल के कि अगर EO2 को पानी में घोलें तो अस एसिड देता है, फिर कौन एसिड देता है, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। अब जब आ गया अपना एसिडिक कैरेक्टर, तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करेगा। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे घटेगा, डाउन द ग्रुप, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन रेड्यूस होगा, जल्दी शो करेगा, उसका कैरेक्टर कौन सा करेगा, SO2, उसके बाद ACO2, उसके बाद TiO2, उसके बाद TiO2। अब देखते हैं, जब हम यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात होगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की भी बात होगी। तो जानते हैं कि जब ट्रेंड हम जानते हैं कि जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप घट रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हालांकि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डाइऑक्साइड का, अभी फिलहाल हम लोग किसका बात करें, डाइऑक्साइड का, लेकिन जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं डाइऑक्साइड का, वो डाउन द ग्रुप घटता है। क्या होता है, डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों घटता है, जानते हैं कि अगर डाउन द ग्रुप आने पर क्या बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर। और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका ऑक्साइड एसिडिक शो करेगा या बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण डाइऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो घट जाता है। लिख सकते हैं हम लोग, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जिसका अपोजिट होगा, रिड्यूसिंग का अपोजिट होगा। लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन किसका, सल्फर का, सेलेनियम का, टोल्यूनियम का, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सॉरी, डाइऑक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया। अब हम लोग जब EO2 की बात कर लिए हैं, तो EO3 टाइप के ऑक्साइड के बारे में भी बात करेंगे। जैसे देखिए, ट्राई ऑक्साइड पहले बता चुके हैं कि EO2 टाइप एंड EO3 टाइप दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो हम EO2 की बात हम लोग पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं EO3 टाइप के, जैसे कि SO3, जैसे ACO3, मतलब सल्फर भी बनाता है, सेलेनियम भी और टोल्यूनियम भी दोनों टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑल ट्राई ऑक्साइड्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, मतलब कि जितने ट्राई ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के शो करते हैं, वो एसिड नेचर शो करते हैं पानी में घुलने के बाद। ठीक है, उसमें क्या देखे थे, डाइऑक्साइड में क्या देखे कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो था अपना, वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा था। उसी तरह से देखा जाए कि तो ट्राई ऑक्साइड में भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होगी वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम लोग कि SO3 ट्राई ऑक्साइड है का ऑक्सीडेटिव CO3 से ज्यादा होता है।
ध्यान से देखिए, SO3 का दिख तो रहा है बच्चों, हाँ, SO3 का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है वो ACO3 से ज्यादा होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए था, हालांकि होना ये चाहिए था। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, होना ये चाहिए था कि SO3 का ज्यादा होना चाहिए था SO3 में, क्योंकि डाउन द ग्रुप सल्फर ऊपर सेलेनियम नीचे। इसको फिर आगे लिखवाएंगे तो समझाएंगे, पर यहां थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या होता है, सल्फर में पी पाई बॉन्डिंग होने के कारण, और इसमें होता है पी पाई डी पाई, समझ में आ रहा है, इसके कारण से ये ज्यादा होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे, तो पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं ट्राई ऑक्साइड पे, ठीक है, किस पे, ट्राई ऑक्साइड पे। चलिए लिखिए, अब हम आते हैं ट्राई ऑक्साइड पे, किस पे, ट्राई ऑक्साइड, हेडिंग डालो, ट्राई ऑक्साइड मतलब कि EO3 वाला, और यहाँ पे E क्या होगा, सल्फर सेलेनियम है टिल्यूरियम, हो गया। देखो, ऑल ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ध्यान से सुनना, ऑल ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लिखो ऑल ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो, यहां पे जितने भी ऑक्साइड है, यहां पे जितने भी ट्राई ऑक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर शो करेंगे। अब एक बात बताते हैं, जो अपना डाई ऑक्साइड था जैसे SO2 AC2 एंड TiO2 वाला, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो कर रहा था और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था। लेकिन जब यहां हम लोग आएंगे ट्राई ऑक्साइड पे, तो सिर्फ ट्राई ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही शो करेगा। मतलब सिर्फ ट्राई ऑक्साइड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी न वीक और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो कर बिहेव करेगा और नहीं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मतलब कि ट्राई ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी नहीं होगा। समझ में आया, ट्राई ऑक्साइड में कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का नाम गलती से भी मत लेना, नहीं तो बड़ा बड़ा पाप हो जाएगा। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, oxidizing nature of tried oxides increases down the group। मतलब कि अगर यहां पे आए SO3 का सबसे कम, उसके बाद सेलेनियम आता है, उसके बाद TiO3 का। ये सही है पर ये गलत भी है। क्यों, देखो, बढ़ता जरूर है, ACO3 से ज्यादा होता है TiO3 का, नेचर शो करता है। लेकिन यहां पे देखा गया है कि SO3 so more oxidizing behavior than ACO3। होना ये चाहिए था कि ACO3 का ज्यादा होना चाहिए था SO3 से, होना ये चाहिए था। पर होता क्या है कि SO3 का ज्यादा होता है SO3 से, क्योंकि देखो, इन एसिडिक मीडियम लिख लो, इन एसिडिक मीडियम लिख लेंगे। देखो, होता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, जल्दी जितना जल्दी ब्रेक टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए। अब SO2 क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम होगा उसमें प्रोटोनेशन बहुत जल्दी कर देगा। हम जो पी पाई और डी पाई का बॉन्ड बता रहे थे, जो उसमें जो SO बॉन्ड इजिली SO2 जो होगा, SO3 सॉरी ट्राई ऑक्साइड वाला, वो एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी प्रोटोनेट कर देगा। तो प्रोटोनेट करने के कारण SO3 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ज्यादा होता है, किससे ACO3 से, ठीक है, ड्यू टू प्रोटोनेशन। लिख दो, लिखो, ड्यू टू
प्रोटोनेशन मेक्स ड्यू टू प्रोटोनेशन मेक्स द एसो बॉन्ड इजियर, एसो बॉन्ड इजियर। यहां पे ब्रेक लिख दो, ब्रेक इजियर, ठीक है। अब देखो लिख सकते हो, अब यहां इसका हो गया SO2 and ACO2 are soluble in water, are soluble in water। हम बताए थे कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उस जो ऑक्साइड होता है वो पानी में घुल के एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, एसिडिक। हम ये भी बताए थे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, और जब जब मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मेटल का ऑक्साइड क्या तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या घटेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा या बढ़ेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो इसी तरह से सल्फर मतलब ज्यादा एसिड कौन होगा, SO2 वाला, ACO2 वाला। तो SO2 एंड ACO2 आर सोल्यूबल इन वाटर, बट उसी तरह से देखा जाए TiO2 एंड PoO2 आर insoluble in water, are insoluble in water, ठीक है। अब हो गया, देखो अगर SO2 को एंड ACO2 को पानी में, SO2 एंड ACO2 डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, अब कौन एसिड बनाएगा, अस एसिड। हो सकता है बहुतों को याद नहीं रहता होगा कौन सा अस एसिड है, कौन सा एक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस होता है। तो अगर SO2 और ACO2 को, अगर SO2 एंड ACO2 dissolve in water to form अस एसिड, टू फॉर्म अस एसिड। जैसे देखो अगर SO2 प्लस वाटर को घोलेंगे, मतलब SO2 को सॉरी पानी में घोलेंगे तो देता है सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। उसी तरीका से ACO2 को पानी में घोलेंगे तो क्या देगा, इसका फॉर्मूला लिख दें, फॉर्मूला ही लिख देते इसका, H2SO3 एंड H2SeO3, ठीक है, समझ में आ गया। इसको लिखो, इसको लिखने के बाद हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसको लिखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। किसका, ग्रुप 16 का, किसका, ग्रुप 16 का। तो जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो तीन तरह के ऑक्साइड हाइलाइट बनाते हैं, EX6 टाइप, EX4 टाइप एंड EX5 टाइप। कितने तरह का, तीन तरह का हाइलाइट बनाते हैं, EX3, EX6, EX5, EX4 एंड EX2। तो लिखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 forms EX6, EX4 and EX2 types of halide, EX2 टाइप ऑफ हैलाइड। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं मोनो डाई हैलाइड में, डाई हैलाइड
जैसे कि HCl2, पहले ये बात देखेंगे, पहले देख लो। EH6 मतलब हेक्साहेलाइड, टेट्राहेलाइड और डाइहेलाइड। अब बात करते हैं EH6 में, तो EH6 में मान लो बात करते हैं SF6 पे, तो एस पे अगर हेक्साहेलाइड की बात करें तो हेक्साहेलाइड के केस में एस पे कितना चार्ज आएगा, +6 आएगा ना। अब बात करें टेट्रा हेलाइड पे, तो SF4 के केस में एस पे कितना चार्ज आएगा, +4 का। इस पे SF2 की बात करेंगे तो +2 की। मतलब कि हैलाइड हैलोजन की संख्या कम होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफर करेगा, एक समान ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। देखो हो गया। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पीओ +1 in मोनोहेलाइड, +2 in डाइहेलाइड्स, +4 in tetrahalides and +6 in hexahalide, +6 in हेक्साहेलाइड। किसमें, हेक्साहेलाइड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्साहेलाइड की। हेक्साहेलाइड मतलब कि EX6 टाइप। किसकी बात करेंगे हम लोग, हेक्साहेलाइड्स की। तो अमंग्स्ट द हेक्साहेलाइड मतलब कि सारे हेक्साहेलाइड में, जैसे कि SF6 हो गया, HCl6 हो गया, ACF6 हो गया, सारे हेक्साहेलाइड्स में सिर्फ SF6 ही स्टेबल होता है। सारे हेक्साहेलाइड में सिर्फ SF6 ही स्टेबल होता है। कारण F का छोटा साइज। अब देखो एक बड़ा ले लो, सेलेनियम बड़ा है, सल्फर से बड़ा है, और उस पर डाल लो आयोडीन और बड़ा है। अब देखो AC बड़ा कंपाउंड, उस पे 6 AC बड़ा कंपाउंड, उस पे बड़ा 6 कंपाउंड लगना, वो तो अनस्टेबल होगा ही होगा। अब SF6 में क्या होता है कि SF सल्फर का साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू सेलेनियम। अब एक तो सल्फर का साइज छोटा, ऊपर से फ्लोरीन का भी साइज छोटा। अब फ्लोरीन का साइज छोटा तो छोटा, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अमंगस्ट द ऑल हेक्साफ्लोराइड ओनली SF6 इज स्टेबल। समझ आ रहा है, अमंगस्ट ऑल द हेक्साहेलाइड ओनली SF6 इज स्टेबल। तो इसको लिख सकते हो amongst all the halides। यहां पे ऑल द हैलाइड मतलब टेट्राहेलाइड नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हेक्साहेलाइड के अंदर आ रहा है। तो amongst all the हेक्साहेलाइड लिख रहे, पता नहीं क्या तुम लोग लिख भी डालोगे। amongst all the hexahalides only hexafluorides hexafluorides SF6 is stable due to because क्यों होगा कारण because due to लिखो due to a small size and high electronegativity
क्यों होगा? क्योंकि एक तो सल्फर का साइज छोटा है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा क्या हो सकता है? स्टेबल होता है क्योंकि एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ में आ गया? देखो अब बात करते हैं हेक्साइलाइट पे, तो यहाँ पे SF6 भी होगा, ACF6 भी होगा, बहुत सारा होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ hexafluorides increases down the group। मतलब कि सब, अगर बात करें स्टेबल कब होता है? अगर उस चीज का रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो वो अनस्टेबल होगा। जिसका रिएक्टिविटी कम हो, मतलब कि वो रिस्पांस बहुत कम दे रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो जब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो उसका स्टेबिलिटी भी कम होगा, कम। इसी वजह से SF6 होता है जो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आ गया? अब देखो SF6 मतलब क्या? हेक्साफ्लोराइड या टेट्राफ्लोराइड बता। तो रिएक्टिविटी के बाद बातें हैं। SF6 जो है, जब रिएक्टिविटी सबसे कम होगा किसका? SF6 का। सबसे ज्यादा SF6 इज लिस्ट रिएक्टिव। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं लिस्ट रिएक्टिव, या फिर लिस्ट रिएक्टिव ना बोल के SF6 इज मोस्ट स्टेबल एंड इनर्ट इन बोथ थर्मल एंड केमिकल। इनर्ट इन बोथ थर्मल एंड केमिकल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ऑल हेक्साफ्लोराइड्स ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर कलरलेस। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं कहीं पे कलरलेस लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पे पेल येलो होता है, तो इसको हम कलरलेस मान के ही चलेंगे। जितने भी हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है। और गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस फॉर्म एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और क्या? और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम लोग धीरे आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये तो अपना हेक्साफ्लोराइड हो गया, ये क्या हो गया? अपना हेक्साफ्लोराइड। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टेट्राक्लोराइड, उसके बाद पढ़ेंगे डाइहैलाइड। इसी में आते हैं सल्फर में ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। जैसे हम लोग पिछले कुछ देर पहले पढ़ रहे थे सल्फरस एसिड, वो क्या है? वो एक टाइप का ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर ही है। तो इसको लिखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं टेट्राहैलाइड पे। अब हेक्साहैलाइड के पढ़ने के बाद हम लोग हेक्साहैलाइड पढ़ रहे थे ग्रुप सेक्शन का। अब आते हैं हम लोग टेट्राफ्लोराइड की तरफ बढ़ते हैं। टेट्राफ्लोराइड मतलब EX4, जिसमें 4 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होंगे किसके साथ? ग्रुप सेक्शन के एलिमेंट के साथ, जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ टेट्राहैलाइड नहीं बनाता। ठीक है। तो यहाँ हेडिंग है टेट्राक्लोराइड EX4 टाइप। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट का थ्योरी लिखा हुआ है कि टेट्राक्लोराइड फाउंड बाय ऑल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है बनाएंगे ऑक्सीजन को छोड़ के, एंड दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्लोरिनेटिंग एजेंट ऑन द एलिमेंट और द अदर कंपाउंड्स। इसके बारे में इसकी कहता क्या? देखो पहले ये कहता है कि हमको अगर टेट्राहैलाइड चाहिए
तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहने का मतलब जिसपे फ्लोरीन का एक्शन हो, जिस रिएक्शन में फ्लोरीन का एक्शन उसको बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जिसमें खुद फ्लोरीन हो, तो उसको यूज करके हम टेट्राहेलाइड बना सकते हैं। जैसे कि देखो, किसको यूज करके बना सकते हैं हम लोग? फ्लोरिनेटिंग एजेंट को। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मान लो एक सल्फर ले लेते हैं, सल्फर किसका है? ऑक्सीजन का ग्रुप है। सल्फर का रिएक्शन अगर कोबाल्ट CuFe3 के साथ करवाते हैं तो किसके साथ? CuFe3 के साथ, तो यहां पे बनता है SF4, क्या बनता है? SF4 प्लस CuF2 प्लस CuF2। अब देखो यहाँ पे सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, यहाँ पे SF4 मतलब ये सल्फर क्या बना? टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड बना रहा है नहीं बना रहा है? बना रहा है, अरे बना रहा है ना। यहाँ सल्फर सिर्फ सिंगल है, यहाँ पे सल्फर 4 है, तो यहाँ पे टेट्राक्लोराइड बना रहा है। तो ये होता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि इसमें फ्लोरीन इस पे एक्शन कर रहा है, किस एलिमेंट पे एक्शन कर रहा है। कहीं कहीं पे लिखा होगा ऑन द एलिमेंट और द अदर कंपाउंड, मतलब कि एलिमेंट भी कर सकता है और कंपाउंड पे भी कर सकता है। वो अगला नेक्स्ट एग्जांपल में कंपाउंड वाला करके दिखाएंगे। पर यार देखो यहाँ पे एलिमेंट पे ये CuF3 फ्लोरीन एक्शन कर रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट नहीं जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जुड़ रहा है बच्चों, तो किसका एक्शन हुआ? फ्लोरीन का हुआ, इसीलिए बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट ऑन द एलिमेंट, इसी को बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं AgCl, AgCl4 प्लस AgF, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे AgCl4 खुद सेलेनियम टेट्राक्लोराइड है ना, लेकिन हम है। अब देखो हम क्या बताते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट ऑन द एलिमेंट और अदर कंपाउंड। ये कंपाउंड, ये दूसरे, ये तो एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं, ये क्या है? एक दूसरे कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड पे ये फ्लोरीन एक्शन करेगा, इसको बोलेंगे फ्लोरिनेटिंग एजेंट ऑन द एक्शन ऑफ फ्लोरिनेटिंग एजेंट ऑन द अदर कंपाउंड। तो इस पे एक्शन करके ये फ्लोरीन इस पे जुड़ेगा, क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, तो बनता है ACF4 प्लस AgCl। क्या बनता है? AgCl। इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 डालेंगे, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन 4 है, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे 4 Ag सिल्वर, 4 सिल्वर, यहाँ पे 4 फ्लोरीन, यहाँ पे 4 फ्लोरीन, यहाँ पे 1 सेलेनियम, 4 क्लोराइड और 4 क्लोराइड। ये एग्जांपल हो गया, इसको लिखिए। एक और एग्जांपल हो सकता है, होता है TiO2, टेलुरियम का ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसके साथ? इसके साथ करवा दो। ये भी ग्रुप 16 के ही हैलाइड से, ये भी ये ऑक्साइड है। तो ये क्या बनेगा? यहां पे देखो, यहां पे लिखा है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट किस पे हावी होगा? फ्लोरीन एक्शन करेगा किस पे? दूसरे वाले कंपाउंड पे। खुद तो कर नहीं सकता, तो किस पे करेगा? दूसरे वाले कंपाउंड पे। दूसरे वाले कंपाउंड पे करेगा तो क्या बनेगा? TA4 प्लस किसका ऑक्साइड? किसका ऑक्साइड? इसी का ऑक्साइड नहीं। इसको बैलेंस कर लो। Te1 फ्लोरीन 4 सेलेनियम 1 सेलेनियम ऑक्सीजन 2 लेकिन यहां पे फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन कितना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 6, तो यहाँ पे 2 कर दे तो हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 कर दो, हो जाएगा 8। ठीक है, इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग टेट्राक्लोराइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए SF4 सल्फर
टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ACF4 ध्यान से देखिएगा, और TeF4। अब जो क्वेश्चन की तरह थ्योरी आएंगे, जो क्वेश्चन में ही थ्योरी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी थ्योरी समझ लो। SA4, ACF4 एंड TeF4, ठीक है। ये SA4 गैस होता है, क्या मार्क करते, SA4 क्या होता है, SA4 गैस होता है, ACF4 लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन TeF4 सॉलिड में होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आते, ये हो गया फ्लोरीन वाला। अब देखो, इसमें क्वेश्चन है कि अगर HCl4 ACCl4 एंड TeCl4 टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, इसमें बात करेंगे तो देखने को मिल रहा है हमको कि ये सब ग्रुप 16 का टेट्राक्लोराइड है। इसमें एक बात है, इसमें एक थ्योरी लिख सकते हो कि अगर बात करते TeCl4 इज मोर स्टेबल देन HCl4 एंड ACl4 ड्यू टू पोलरिटी, आयोनिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। देखो कैसे, सल्फर क्या हुआ, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या हुआ, नॉन मेटल, सेलेनियम। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और जब जब मेटालिक, देखो ये इसमें कुछ मेटालिक कैरेक्टर हुआ और इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर होगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके कारण से पोलरिटी बढ़ जाएगा इसमें, इन दोनों के कंपेरिजन। तो जब पोलरिटी बढ़ जाएगा तो इसीलिए TeCl4 ये ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना, TeCl4 ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा TeCl4 स्टेबल होगा, उसके बाद सल्फर का टेट्राक्लोराइड। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन में डाल दिया, हो सकता है रीजन ही पूछ ले, तो इसको ध्यान देना है कि वो कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा। अब आते हैं आयोडीन में, इसमें इसको ध्यान समझो। अब आते हैं हम लोग आयोडीन में। अब देखो, SI4, आयोडीन की तो बात होगी तो सल्फर से ही होगी, ACI4, TeI4 एंड POI4। ध्यान से देखना, इसमें से सल्फर टेट्रा आयोडाइड, सेलेनियम टेट्रा आयोडाइड, टेलुरियम टेट्रा आयोडाइड। अब देखो, इसमें से सिर्फ ये और ये नोन होते हैं, मतलब कि ये स्टेबल कंपाउंड है, नोन कंपाउंड। ध्यान से देखना, SiI4, ACI4, TeI4 एंड POI4 में सिर्फ TeI4 नोन होते हैं और POI4 नोन होते हैं। मतलब कि सर वेर इज ब्लैक मार्कर, हाँ, देखने को मिला कि SI4 नहीं चल रहा है, SI4 एंड ACI4 नॉट नोन, मतलब ये दोनों नोन नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं बनता है। अब पते की बात ये है, देखो ध्यान से, आधा में इधर पते की बात ये है कि जितने भी एमंग हेलाइड, मतलब कि जितने भी हेक्सा हेलाइड हो, डाई हेलाइड हो, टेट्रा हेलाइड हो,
टेट्रा हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन अदर हैलाइड्स। अदर हैलाइड्स का मतलब टेट्रा हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन अदर हैलाइड्स। इसका कहने का मतलब कि जो टेट्रा हैलाइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? हेक्सा हैलाइड और डाई हैलाइड से। हेक्सा हैलाइड और डाई हैलाइड से। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर टेट्रा हैलाइड है कंपाउंड के, जैसे Cl4 हो गया, SF4 हो गया, तो जितने भी टेट्रा क्लोराइड है वो पानी में घुलनशील होगा, मतलब ये हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो जब हाइड्रोलाइज इन वाटर करेगा तो कुछ अलग प्रोडक्ट भी बनाएगा, क्योंकि जब एक तरह का रिएक्शन हो रहा है ना, तो एक अलग तरह का प्रोडक्ट भी बनाएगा। तो उसको अगले बार देखते हैं, पहले इसको लिखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए all tetrahalides hydrolyzes in वाटर। जितने भी टेट्राहैलाइड हैं वो पानी में घुलनशील होंगे। जैसे कि देखो SF4 प्लस वाटर। अब यहां पे एक एसिड बनेगा, बेस बनेगा, तुम लोग बताओ। यहां पे बनेगा HF प्लस SO2। HF क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? बैलेंस कर लो। यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे 1, ऑक्सीजन यहां पे 2 कर दो, यहां पे फ्लोरीन 4, तो यहां पे 4 कर दो। यहां पे सल्फर 1, यहां पे सल्फर 1, हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2, यहां पे कितना है? अब इधर कर दो, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। बैलेंस है? बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लो, HCl4 सल्फर टेट्राक्लोराइड का अगर पानी के साथ करवाएंगे तो सोच के बता कौन एसिड बनेगा? HCl बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है। अगर सल्फर टेट्राफ्लोराइड को डालेंगे पानी में तो HF बनेगा और SO2 बनेगा। लेकिन अगर सल्फर टेट्राक्लोराइड को पानी में डालते हैं तो यहां पे 2 एसिड बनता है। यहां पे 2 एसिड बनता है। एक बनता है HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा बनता है सल्फरस एसिड। हम पीछे पढ़ाए होंगे कि एसिड होता है ऑब्वियो एसिड, नहीं पढ़ाए होंगे तो आगे पढ़ा देंगे। सल्फर जब पढ़ाएंगे सल्फर के ऑब्वियो एसिड में पढ़ा देंगे कि सल्फरस एसिड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। ठीक है, इसको तो जानिए हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे SO2 निकल रहा था, अगर वही सल्फर वही है और यहां पे फ्लोरीन रहेगा तो HF निकलेगा, Cl रहेगा, 2 एसिड, एक सल्फरस एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे देख लो, यहां पे कितना 3 ऑक्सीजन, यहां पे 3, यहां पे हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। सल्फर क्लोरीन 4 भी हो गया और सल्फर भी 1 हो गया। चलो ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो यहां पे कि जो भी अपना EX4 टाइप ऑफ टेट्राक्लोराइड होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाई या पिरामिडल? ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर।
लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सही है। सही है गलत है? ये गलत है। यहाँ पे sp3d होता है, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसको लिखिए। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद उसका रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे सल्फर के बारे में, सल्फर के कुछ रिएक्शन। सल्फर जैसे ऑक्सीजन पढ़े थे उसी तरह ऑक्सीजन सल्फर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर की ओर। हो गया, इसको लिख लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती होगा, यहाँ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा, इसको लिख दे मिटा के। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब एक कंपाउंड है ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बारे में कुछ पढ़ना है, उसका रिएक्शन पढ़ना है, उसको भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।